नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नेता नगरी में सबसे पहले बात करेंगे बिहार पर, और इस बातचीत में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं फील्ड से, अपनी होम टर्फ से, इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह, जो कि ऑथर भी हैं। इनकी एक किताब आ चुकी है बिहार रूल मिस रूल ब्लूम्सबरी से, और दूसरी किताब आने वाली है जेपी टू बीजेपी स्टेज पब्लिकेशन से। संतोष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। आप बांका से हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त बांका में हैं। जरूर, मैं थैंक यू सौरभ जी। मैं बांका में हूँ, अपने पैतृक गांव रामचुआ से बोल रहा हूँ, जहां मैं पला बड़ा हूँ, अपनी मिट्टी से बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए, पहला सवाल उस व्यक्ति से जुड़ा जिनकी पहचान बांका से जुड़ी है। दिग्विजय सिंह हमारे जेएनयू के सुपर सीनियर, अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे और कभी नीतीश कुमार के खिलाफ खूंटा गाड़ने वाले जॉर्ज के सम्मान की रक्षा के लिए 2009 के उनकी बेटी मशहूर शूटर श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं जमुई सीट से, बांका के बगल में। कैसा है उनका चुनाव? क्योंकि श्रेयसी का जिक्र मैंने कई जगह सुना और बात ये आई कि बीजेपी कैसे भविष्य की राजनीति की तैयारी करती है कि अपनी अगली, जिसको तीसरी पीढ़ी कहते हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई। मनेर से निखिल आनंद को टिकट दिया, जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया, ऐसी एक लंबी फेहरिस्त। रोहित पांडे को टिकट दिया भागलपुर सदर की सीट से। उसी तरह से यहाँ बेगूसराय की एक सीट में एक कार्यकर्ता है उनके पासवान जी, उनको टिकट दिया। तो नए नए कार्यकर्ताओं को टिकट देके और कुछ नामी फेसेस को लाके तैयारी हो रही है। ऐसा कुछ लगा आपको? मैं श्रेयसी के साथ मैं कल दिन भर था, मैं उनके साथ कई गांव में घूमा और अच्छा बोलती हैं। मैं जो बोलती हैं उससे में जो थ्रेड मिला, वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करती हैं, अपने पिताजी की भी बात करती हैं, विरासत की भी बात करती हैं, बीजेपी की बात करती हैं, नीचे नीतीश कुमार, ऊपर नरेंद्र मोदी, ये भी बात करती हैं। मुझे जब मौका मिला मैंने पूछा भी बीच में उनको कि यहाँ की क्या मूलभूत समस्या है, कि कॉमन थ्रेड क्या है। तो उन्होंने साफ कहा कि एजुकेशन के बारे में सब बोलते हैं, रोड के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो है छोटे छोटे गांव में, वो बोलते हैं कि नहीं, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए। गांव की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से और अच्छी खासी एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस द डिवाइड ऑफ कास्ट लाइन। मैं ऐसे गांव में भी गया कि हर जाति समूह के लोग थे, क्योंकि बिहार में एक खास जाति के समूह में जाएंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जहाँ मिक्स पॉपुलेशन होता है, आप साइड लाइन में खड़े रहिए, आप चुपचाप आप फैन सीटर बन के सुनिए, तो अच्छा खासा सुनने में आता है, समझने में आता है कि पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। और एक स्पॉन्टेनियस क्राउड था, एक उनको आउटसाइडर का टैग लगाया जा रहा है। कुछ लोकल फैक्टर भी हैं, एक वहाँ के राजपूत स्टालवार्ट नरेंद्र सिंह हैं, उनके बेटे मैं वही अजय प्रताप पूछने वाला था कि नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित तो बगल की सीट से लड़ रहे हैं। सुमित बगल से हैं, अजय प्रताप जो कि लास्ट बार बीजेपी से ही लड़े और 8,000 वोट से हार गए थे। उसके पहले विधायक रहे थे, रिप्रेजेंट कर चुके हैं उस एरिया को। तो आप जानते हैं, आप तो मुख्यमंत्री का सीरीज कर रहे हैं, और एक वो श्री कृष्ण सिंह के पोते हैं, दूसरे वाले श्री कृष्ण सिंह, जमुई वाले श्री कृष्ण। तो ये उनका थर्ड जनरेशन। नरेंद्र सिंह ने लालू प्रसाद जी के साथ पॉलिटिक्स की, नीतीश कुमार के साथ रहे, रामविलास पासवान के साथ प्रदेश रामविलास पासवान के साथ रहे, कांग्रेस छोड़ के तकरीबन प्रदेश अध्यक्ष थे कि राष्ट्रीय महासचिव थे? मैं इसको लेके कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। प्रदेश अध्यक्ष में मुझे लगता है कि कुछ नेशनल लेवल का ही पोस्ट एलजेपी बनी थी, तो उसमें उनका काफी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। तो ठीक है, रालोसपा के सीट से लड़ रहे हैं, उनकी अपनी पकड़ है, अपनी जमीन पर पकड़ है। तो एक अजय प्रताप फैक्टर थोड़ा सा तेजस्वी को हर्ट करता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज शी इज कनेक्टिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा क्राउड से कनेक्ट कर रही है। वो ये भी कर रही है, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। लोग सोचते हैं कि कल को इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इंटरनेशनल शूटर बनी, फिर भी मैं गांव से जुड़ी रही, इस इलाके में आती रही। तो उस तरह के फैक्टर को, जो की शिकायतें हो रही है, उसको भी एले कर रही है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि अच्छा कनेक्ट है, मतलब इट कैन बी, थोड़ा सा मैं एडवांटेज श्रेयसी को अभी भी दूं। जी राजदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ कहना चाह रहा था, क्योंकि
मैं उनको कई सालों से जानता था जब वो यहाँ दिल्ली में मंत्री भी थे, लेकिन एक बड़ी अच्छी एक कहानी है। 2001 में एक इंडियन एयरलाइंस की प्लेन सभी नेताओं का डेलीगेशन गया कई पार्टियों से बगदाद सदाम हुसैन से मिलने। वहां इंडिया इराक की बिजनेस कैसे बढ़ानी है, उस डेलीगेशन का नेतृत्व नजमा हेपतुल्ला कर रही थी। उस डेलीगेशन में दिग्विजय सिंह शामिल थे, सीताराम येचुरी थे, और मैं पत्रकार की तरह एकमात्र पत्रकार था। तो वहां इराक की एक पार्टी हुआ करती थी, बाथ पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, एक तरह से लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी वहां की, जिस पार्टी से सदाम और अलग अलग लोग उभर कर वही मैंने कहा सत्तारूढ़ पार्टी। जी बिल्कुल। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग में हर पार्टी के व्यक्ति जाना चाहते थे, लेकिन एंट्री केवल सीताराम येचुरी और दिग्विजय सिंह जी को मिली। तो दिग्विजय सिंह हमें ले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक सोशलिस्ट ट्रेडिशन जो है उससे उभर कर आए थे, और बड़े एक तरह से उस जमाने के व्यक्ति थे जो कोलिशन ईरा थी, उसमें बाकी सोशलिस्ट जो थे कभी कभी दूसरों से ज्यादा मिलते नहीं थे। उनको एक अहंकार हुआ करता था कि हमें इस कोलिशन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह उन सोशलिस्ट नेताओं में से थे जो बिल्कुल तैयार थे भाजपा के नेताओं से मिलने, अन्य नेताओं से मिलने। उन्होंने अपनी एक तरह से एक छवि बना दी एज अ कंसेंशुअल लीडर। तो अगर आज उनकी बेटी एक तरह से लड़ रही है, और वो भी भाजपा की टिकट पर, वो एक तरह से वो जनरेशन चेंज जो हुआ है कि जो पुराने सोशलिस्ट थे वो एक तरह से अपने आप को आइसोलेट करते थे। जो दिग्विजय सिंह जैसे सोशलिस्ट थे, दे वर रेडी टू रीच आउट। वो मंत्री बने। देखिए राजदीप जी ये बात बता रहे हैं संतोष जी, और मुझे रामानंद तिवारी की वो चिट्ठी याद आ रही है जो उन्होंने संसोपा के संसदीय बोर्ड को लिखी थी कि हमें क्यों जनसंघ के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए, और बाद में कर्पूरी ठाकुर ने खैर बना ली थी। तो 5 दशक में कितना लंबा सफर ट्रैवल हुआ है। नहीं, उसमें एक देखिए ना, शरद यादव की बेटी, अब पूरी जिंदगी शरद यादव ने एक तरह से 2015 तक कम से कम कांग्रेस को अपना एनिमी नंबर 1 माना था। 2014 तक तो वो कांग्रेस को एनिमी नंबर 1 मानते थे। अब उनकी बेटी कांग्रेस की टिकट पर लड़ती है। जमाना बदल गया। शरद यादव भी महागठबंधन से आजकल सुहासिनी की बात कर रहे हैं आप? सुहासिनी, बिल्कुल सुहासिनी, वो मुझे लगता है माधेपुरा की एक कंस्टिट्यूंसी है, वहां से लड़ रही है। बिहारीगंज, मधेपुरा की बिहारीगंज से लड़ रही है। हाँ, तो एक बदलाव आया है। यंगर जनरेशन जो है, कुछ कांग्रेस में गए हैं, ज्यादातर भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, अभी संतोष जी हम लोग पहले फेज पर ज्यादा फोकस रखते हैं आज की बातचीत में। तो आप पहले फेज में कई जगह पे घूमे हैं, क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस, क्या मुद्दे हैं लोगों के, कैंडिडेट्स को लेके, लोकल फैक्टर्स, स्टेट लेवल के फैक्टर्स, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, चिराग पासवान एंगल, और आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 अक्टूबर को, तो आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी शुरू हो रही हैं सासाराम, गया और भागलपुर में पहले चरण में। क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस? देखिए, ब्रॉडली 3-4 मैं जो नैरो डाउन किया हूँ, 4-5 फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। वो एक फैटीग जो है नीतीश कुमार की लीडरशिप के प्रति, वो दिख रहा है, और ये कहीं न कहीं दिख रहा है कि दिस मैन हैज नथिंग न्यू टू ऑफर। सासाराम में एक वोटर ने मुझको कहा कि एक टर्म में बोलते हैं कि बिजली देंगे, एक टर्म में बोलते हैं पानी देंगे, फिर खेत को पानी देंगे, इनको क्या 50 साल दिया जाए? तो एक कहीं-कहीं दे आर एक्सपेक्टिंग मोर। और एक मैं गाँव गया, गाँव में कहते हैं, खैरई गाँव का नाम था दिनारा का, उसमें कहते हैं कि 130 लोग आए थे, वो सारे गुजरात से गाड़ी आई और वो फिर से वापस चले गए। अदरवाइज अन्य दिनों में इस तरह का जब चुनाव हुआ करता था तो लोग रुकते थे कि अपना वोट देख के जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उस लीडरशिप के प्रति डिसएन्चांटमेंट, प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर और गांव वालों के बीच में भी। और एक मैं ऐसे भी मैं वो उस गांव में गया कि हर तरह के लोग थे, तो एक सेंस मिला कि ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ओके है। लेकिन और उसी से मैं जोड़ता हूं कि तेजस्वी के प्रति थोड़ा सा, उसकी लीडरशिप के प्रति अब लोगों का झुकाव हो रहा है। वो 15 साल वर्सेस 15 साल, एलईडी वर्सेस लैंटर्न वाला जो रेटरिक है, वो इस बार पूरी तरह से चलता नहीं दिख रहा है। और तेजस्वी ने, आप देखिए कि जो एक सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात लालू जी किया करते थे, उसने वो चीज नहीं किया। उसने डेवलपमेंट की बात की। वो 10 और लाख नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये भी एक रिमार्केबल चीज है। तेजस्वी पूरे चुनाव को नीति सेंट्रिक रख रहे हैं।
एकदम नीति सेंट्रिक रख रहे हैं। और आप देखिए, आप अच्छी बात छेड़ दी, आरजेडी अपने 77 सीटों में, जेडीयू के 115 में से 77 सीट्स पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है। अदरवाइज आरजेडी ऐसी पार्टी मानी जाती थी, बीजेपी की धूल विरोधी पार्टी मानी जाती थी। इस बार उन्होंने लक्ष्य भी पर्सनालिटी कल्ट में भी अपने आप को दिया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा दिया है। और दूसरी तरफ एक उनकी जो डेवलपमेंट मॉडल है वो पॉपुलिज्म से उसको काउंटर कर रहे हैं। और थर्ड फैक्टर में जो जोड़ना चाहूंगा कि घूम फिर करके बात में आप भी काफी घूमे हैं, ये जातीय समीकरण की बात आती है। जो डो होगा ना, वो आटा जो होगा वो कास्ट का ही होगा, और जितने भी हम सजावट करेंगे वो अदर एक्सट्रेनियस फैक्टर होंगे। ये तीन चीज मैं देख रहा हूं, तो अभी मुझे क्लैरिटी कहीं फील्ड में नहीं आ रही है कि क्या होने वाला है। और एक हंच है कि एनडीए निकाल लेगा, लेकिन दूसरा हंच मुझे लगता है कि हंग भी हो सकता है। यू नेवर नो। पटना में जो बैठे हुए हैं गोड़ा गणितकार, वो आजकल इस थ्योरी को बहुत ऑक्सीजन दे रहे हैं, हंग वाली को। अक्सर दो चुनावों का जिक्र हो रहा है, 2000 का चुनाव और फरवरी 2005 का। लेकिन मुझे यहाँ बेगूसराय में, उसके पहले मुंगेर और लखीसराय में कई लोगों ने कहा कि देखिए, बिहार को कई तरह की आदतें हैं। हाल के दिनों में एक अच्छी आदत हो गई है, जनादेश स्पष्ट देता है। जी राजदीप जी। देखिए, जनादेश स्पष्ट देता है, ये आप देखेंगे 2010-15 में। आप दो चुनाव की बात कर रहे हैं ना, 10, 15, 14, 19 बहुत नहीं। अच्छा, आप जनरल इलेक्शन में भी उसमें जुड़ गए हैं। लेकिन देखिए, अगर हम सीएसडीएस का सर्वे देखें, आप तो जमीन पर है तो आप जमीनी हकीकत देख रहे हैं। जब मैं सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे देखता हूं, जो हमने आज तक और इंडिया टुडे में चलाया था, उसमें लगता है कि जो माइक्रो लेवल डेटा आ रही है, जमीनी डेटा आ रही है कि कितने लोग जैसे नीतीश कुमार से संतुष्ट है। 2015 में वो नंबर 80%, अब इस बार कहा जा रहा है 52%, यानी 80% से आप 52% पर आ गए हैं। अगर आप 2010 में देखें तो उससे भी ऊपर उनकी एक तरह से लोकप्रियता थी। आप फिर देखें कि कितने लोग चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तो लोग 31% कहते हैं, और तेजस्वी यादव 27%। फिर उसमें अब एक तरह से जो यही बात 2015 में जब पूछी गई थी तो नीतीश सबसे बहुत आगे थे, 50%, 60% के ऊपर लोग चाहते थे कि नीतीश जी बने। तो कहीं ना कहीं जो पोल्स दर्शा रहे कि कॉन्टेस्ट एक तरह से टाइटर हो गया। ये आपका कहना कि पहले चुनाव में बिहार के वोटर एक तरफा जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हर चुनाव उसी तरह से हो सकता है। हर चुनाव राजदीप जी, मैंने एक तरफा नहीं कहा, मैंने स्पष्ट जनादेश कहा। फर्क हो जाता है। स्पष्ट तो यही है ना। अरे स्पष्ट का मतलब क्या, एक तरफा हो जाता है। 2010 में एक तरफा था, 2015 में एक तरफा। इस बार मुझे लगता है सौरभ, कहीं ना कहीं 15 साल जो है बहुत लंबा समय किसी भी मुख्यमंत्री के लिए होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी बढ़िया में कुछ नौजवानों से बात हो रही थी। उन्होंने खुलकर कैमरे पर कहा, उन्होंने कहा दिल्ली में मोदी जी हैं, हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट हैं, ये वो, लेकिन यहाँ पर नीतीश जी से संतुष्ट नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये 15 साल के राज का भय दिखा के हमें कब तक। वो बेसिकली इस चीज से बहुत नाराज थे, दो चीजों से। कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, उनकी एक ये शिकायत है। और दूसरा उनका कहना है जो सरकारी नौकरियों में भर्तियां हैं, उसकी पारदर्शी और निरंतर प्रक्रिया। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी नौजवान से पूछिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो खींच उसके अंदर भरती जाती है। और मैं ये सोच रहा था उन नौजवानों को सुन के कि यही बिहार था, यही नौजवान थे, और तब भी यही दो नाम थे कि हाँ, दिल्ली में तो मोदी जी ठीक है, लेकिन यहाँ नीतीश ही चाहिए। और अब वही नीतीश कई लोगों को बैगेज लग रहे हैं। लेकिन एक थ्योरी और है कि मतलब इट्स इजी टू से कि अभी नीतीश कुमार एसेट नहीं रहे, इट्स टेम्पटिंग टू से, पर ईबीसी समुदाय में और ईबीसी समुदाय में जो नीतीश कुमार की इमेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आप अगर इसको गांव की सोशल इकोलॉजी के, कास्ट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखें, तो वो अभी भी एक इंप्रेसिव फैक्टर है, पॉइंट 1। एंड पॉइंट नंबर 2, जो अल्ट्रा पुअर है गांव का, उसके बीच ये जो मोदी और नीतीश कॉम्बिनेशन है,
कि 25 किलो गेहूं दे दिया, विधवा पेंशन आ गया, नल जल आ गया, शिकायतें हैं, सब कुछ है। और एक चीज गौर करने वाली ये है कि ये वाला जो वर्ग है ये बिल्कुल भी वोकल नहीं है, चुपचाप रहता है, कोई ना उससे पूछता है ना वो कोई किसी को बताता है, चुपचाप जाके बटन दबाता है। और यहीं पे वो प्रचार की रिकॉल वैल्यू कि रात दिन रात दिन रात दिन, तो इन सब लोगों से मिलके मुझे लगा जो 12-14 दिन का अनुभव है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर अभी इंटैक्ट है। वो कितना प्रभावी होगा विधानसभा चुनाव में, पटना के चुनाव में, ये देखना है। पर कई लोगों को जो लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से, उन सब की वजह से उसमें बहुत गिरावट आएगी, तो मुझे बहुत गिरावट नहीं दिखी। नहीं, ये पोल भी यही दिखाता है। अगर आप पोल में मोदी जी की लोकप्रियता देखें तो वो अभी भी उसी लेवल पर है जो एक तरह से 2019 में थी। 2019 में जब सीएसडीएस ने पोल किया था तो 64% लोगों ने, बिहार के लोगों ने कहा था हम चाहते हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। इसके साथ साथ 4 में से 1 वोटर थे जिन्होंने कहा हम केवल एनडीए को वोट दे रहे हैं या भाजपा को दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है। अब ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनरल इलेक्शन में साफ है कि मोदी जी का प्रभाव बिल्कुल होता है वोटर पर। अब एक ही सवाल है सौरभ और संतोष जी कि क्या ये विधानसभा में होता है, क्योंकि हमने देखा होगा महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, ये जो 3 चुनाव 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद हुए, वहां बीजेपी का वोट घटा, खास करके झारखंड और हरियाणा में, जहां मोदी जी फैक्टर नहीं थे। अब ये डबल इंजन की आप बात करते हैं, मोदी जी प्लस नीतीश, और आपकी बात सही है, मुझे लगता है नीतीश जी की भी जरूरत है एक तरह से, क्योंकि आपको दिखाना है कि आपका सोशल कोalition बहुत बड़ा है। भाजपा अपने आप नहीं कर पाएगी, इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है। आज नीतीश जी है, कल कोई और नेता हो सकते हैं, उनकी जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, और ये वोटर जो है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वोटर स्टेट इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन से बहुत अलग देख रहा है? आज जब मोदी जी आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं अपने भाषण में, या गलवान की बात करते हैं, या चीन की बात करते हैं, क्या उसका कोई असर है वोटर पर? तो यही सवाल है, क्या यही मुद्दे उसका असर है? ये सारी चीजें मिलके ब्रांड मोदी बनाती हैं। लेकिन एक तो जो मैंने कहा ना, जो गांव का बिल्कुल गरीब है, उसमें भी 2 तरह का है। एक हिंदी का गाना है, उसमें एक लाइन आती है कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। तो 2 तरह के लोग मिल रहे हैं। एक है जो खूब नाराज है, लेकिन आखिरी में कहते हैं कि अब वोट तो इन्हीं को देंगे, उनको थोड़ी ना ले आएंगे। मतलब ये बुरे हैं, खराब हैं, या इन्होंने जितना उम्मीद था उतना नहीं किया है। और दूसरा वर्ग ऐसा मिलता है जो नाराज है और कह रहा है कि उनका डर दिखा के ये कब तक रूल करेंगे। तो दोनों तरह के लोग मिल रहे हैं। लेकिन आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पॉलिटिकल बैटल नीतीश कुमार इज फेसिंग। एंड ये मतलब सब तरह से एक आखिरी निर्णायक चुनाव है जेडीयू के भविष्य के लिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के लिए, कि वो अब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, प्रतिपक्ष में जाएंगे, संरक्षक में जाएंगे, या कोई नई जुगलबंदी पर। ये और जो डेंट है वो तो है, मतलब बीजेपी को भी इस चीज का आभास है, और इसीलिए बीजेपी बूथ के लेवल पे बार बार उस कंफ्यूजन को रोकने की कोशिश कर रही है, जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। और यही कह के मैं एलजेपी फैक्टर पे चर्चा करना चाहूंगा। संतोष जी, क्या है ग्राउंड पर एलजेपी की स्थिति? मुझे तो कई जगह एलजेपी के कैंडिडेट मजबूती से लड़ते नजर आए, कम से कम इतनी मजबूती से तो लड़ते नजर आए ही कि जेडीयू का गेम बिगाड़ सके। आपने मेरे मन के लायक प्रश्न पूछा है, मैं उसी पर आने वाला था। मैं अभी उसी तरह के कंस्टिट्यूंसी से आ रहा हूँ। बांका का कंस्टिट्यूंसी है अमरपुर, उसमें से डॉक्टर मृणाल शेखर हैं एलजेपी के कैंडिडेट, जो कि बीजेपी के रिबेल थे। लास्ट बार यहाँ बीजेपी से लड़े थे, उनको 62,000 वोट्स आया था। मैं घूम रहा था जानबूझकर कि उनके साथ कौन है, उस रिबेल जो गए हैं उनके साथ बीजेपी के क्या समर्थक हैं। कि पूरा का पूरा जो उनका बीजेपी का जो सपोर्ट बेस था, उस सबको बर्खास्त कर दिया गया। सब इनके साथ घूम रहे बीजेपी का पूरा काडर का जो कुनवा है, वो पूरा मृणाल के साथ घूम रहा था। मैं फील्ड में बहुत 2-3 लोगों से मैंने बातचीत की, उनसे पूछा भी। मैं कहा नहीं, मृणाल के साथ जाना था, 5 साल ये कंस्टिट्यूंसी में उसने काम किया था, घूम रहा था। अचानक कोई आप मेरे थोप दीजिएगा तो वो हम लोगों से नहीं होगा, हम बर्खास्त होना।
तो वो पर्चे भी करवा रहे थे, इनसे मिलिए, ये बर्खास्त बीजेपी के ये, उसके बाद उनका डिजिग्नेशन देते थे। वो साथ में खुल्लम खुल्ला, वो सैफरन अपने ऊपर नहीं रखे हुए थे, वो एलजेपी वाली वो ब्लू कलर की टोपी आप थी। कह रहे सेफरन नहीं, मुझे तो दिनारा में मिले जो सेफरन रख के बीजेपी का वो पटका डाल दिनारा के ना घूम था, रहे थे राजेंद्र सिंह के साथ। मैं दिनारा का आ रहा हूँ, दिनारा पर भी हाँ। आऊंगा। दिनारा में घूम रहे थे, दिनारा मैं भी गया था, तो हाँ। वहां राजेंद्र सिंह के साथ घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे लहू में पूरा बीजेपी है, कोई सिरिंज ऐसा नहीं बना है कि आप निकाल लोगे। मैं तो 37 साल से यहाँ मैंने काम किया है, वो आप कैसे मुझसे बीजेपी निकाल लोगे? तो उनका तो नारा ही है कि चुपचाप बंगला छाप। उनका आप फेसबुक और सोशल मीडिया का पेज देखिए, उसमें कहीं न कहीं है कि आप भोजपुरी भाषा में यही कह रहे हैं कि एलजेपी बीजेपी एके हउए, दे आर द सेम। तो वो मैसेज कहीं न कहीं वो ट्रांसमिट किया है, नीचे तक ये चला गया है, तो वो काडर शिफ्ट गया है। तो उसके कारण से एलजेपी को थोड़ा-सा ये फायदा हो गया है कि मुस्लिम में भी थोड़ी-सी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है, क्योंकि रामविलास पासवान से मुस्लिम को भी कोई परहेज नहीं था। तो अब कितना वोट आएगा, वो एलजेपी फैक्टर ग्राउंड में काम तो कर रहा है, वो कितना बड़ा होगा, कितनी जगह पर वर्क करेगा, दैट इज टू बी सीन। लेकिन मुझे लग रहा है कि 5-7 सीट पे ये जीत भी सकते हैं और 10-15 सीट पे हरा भी सकते हैं जेडीयू को। मेरा दूसरा वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 10-15 से ज्यादा का है, और वो कैंडिडेट की वजह से है, सिर्फ एलजेपी की वजह से नहीं। उन्होंने जो कैंडिडेट पिक किए हैं ना, तो वो उनका मतलब बिल्कुल लगभग घोषित लक्ष्य है एलजेपी का कि हमको जेडीयू को पैक कर देना है। देखिए, दिल्ली में 2 साजिश थियोरी चल रही है। कंस्पिरेसी थियोरी नंबर 1 है कि एलजेपी का पूरा इस्तेमाल करके जेडीयू को कमजोर किया जाए, लेकिन इतना भी कमजोर ना किया जाए कि नीतीश कुमार बिल्कुल खत्म हो जाए। नीतीश के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 साल बाद जेडीयू जो है उसको तोड़ा जाए, एक ऑपरेशन कमल बने और भाजपा का मुख्यमंत्री बने। ये एक साजिश थियोरी है। साजिश थियोरी नंबर 2 चल रही है दिल्ली में, वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर एलजेपी जो आप कह रहे हैं 25-30 सीट में डैमेज कर पाती है और बिल्कुल जेडीयू को कमजोर करती है, तो ऐसी स्थिति में अगर गैप बहुत हो तो फिर भाजपा एक तरह से एलजेपी के सहारे से, इंडिपेंडेंस के सहारे से शायद कह दे अगर कि हम एक तरह से दावेदार बनते हैं अब मुख्यमंत्री पद के लिए। फर्स्ट थियोरी में ज्यादा दम है। पहली थियोरी जो है कि आज नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन कल कौन जाने कहां जाए हम। तो इस समय आप ये भी नहीं कह सकते कि क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश जी को आप ऐसे मोड़ पर भी नहीं छोड़ सकते जहां कल वो भी अपने विकल्प ढूंढने लगे। तो ये एलजेपी स्ट्रेटेजी जिसके बारे में आप और संतोष जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल शतरंज की तरह है। किसी को चेकमेट करने के लिए यहां से बिशप, यहां से नाइट, आप एक तरह से पूरी तरह से नीतीश जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बगैर नीतीश जी, जो आपने पहले कहा, आपका सोशल कोलिशन जो है वो पूरी तरह से बैठता नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में आप नीतीश जी को छोड़ नहीं सकते। कल कौन जाने नीतीश जी को किस तरह से आप छोड़ देते हैं, और उसमें एलजेपी का हाथ है। एलजेपी आप भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं स्पेशली फॉर चिराग पासवान। ये कहां से है? Who is giving these 2 special helicopters for चिराग पासवान? 2 क्यों दिए गए? एक ही से तो जाएंगे ना। नहीं, I was told different part. One ही एक हेलीकॉप्टर, क्योंकि आपको लगातार अलग अलग जगहों पे जाना है। I was told 2 special helicopters have been kept for चिराग। ये आप कंफर्म कर सकते हैं ये सही है या गलत है? देखिए, अभी तो चिराग रोड ही ज्यादा घूम रहे हैं फर्स्ट फेज में। अभी तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की सवारी नहीं की है। कांग्रेस ने भी एक हेलीकॉप्टर पार्क कर रखा था एक अपने गठबंधन के स्टार प्रचारक के लिए, लेकिन फिर वहां भी सब ठीक नहीं है। महागठबंधन में भी इस पर खुचर पुचर चल रही है कि मंच पर कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो अच्छा। हेलीकॉप्टर के तो कुछ सवारियों ने मना कर दिया है और कुछ पायलटों ने भी मना कर दिया है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। नहीं, बताइए। दर्शकों के लिए संकेत काफी है कि अच्छा, जिनको स्टार प्रचारक बताया जा रहा था। एक देखिए, 1-2-3 चीजें हैं। पहली कि ये जो दिल्ली से बहुत सारी साजिश थ्योरी दी जा रही है एलजेपी की, बीजेपी का संगठन पूरी गंभीरता से बिल्कुल बूथ के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पर इसको खारिज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है, ठीक है पोस्ट पोल जो भी हो, कि फिलहाल तो स्थिति माया मिली ना राम जैसी ना हो जाए, क्योंकि कंट्रोल्ड एग्रेशन है ना, कंट्रोल्ड डिस्टॉर्शन जैसी चीजें
अक्सर बैकफायर करती है। हाई रिस्क, मैंने आज आर्टिकल लिखा है सौरभ, इट इज हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। बहुत रिस्क लिया है बीजेपी ने ये स्ट्रेटेजी बनाने में। नहीं, लेकिन देखिए लॉन्ग रन में भी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है जो मैं गठबंधन का जिक्र कर रहा था कि तेजस्वी युवा हैं, 10 लाख नौकरी, सब उन्होंने बात कही। आजकल बड़ी चर्चा भी हो रही है कि देखो कितना भीड़ आ रहा है तेजस्वी के रैली में। तो 3 चीजें हैं। तेजस्वी 2019 के मुकाबले मजबूत नजर आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें ये ध्यान रखना होगा कि आरजेडी के कैंडिडेट की एक ही रैली होती है, तेजस्वी की रैली। एक हमें बीजेपी कैंडिडेट मिले, बोले भाई सब समझ में नहीं आता है, 2 दिन प्रचार करते हैं, फिर फलाने जी आ रहे हैं, फिर ढिकाने जी आ रहे हैं, फिर इनका नुक्कड़ सभा है। तो कुछ सभाओं से फायदा होता है और कुछ सभा दे दी जाती है, तो उनकी तो सभाएं ही इतनी होती हैं, स्टार प्रचारकों की लंबी सूची है। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ बेगूसराय में हूँ, यहाँ की बछवाड़ा सीट है। रामदेव राय कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, कर्पूरी जी को हराया उन्होंने लोकसभा चुनाव में 84 के समस्तीपुर से। उनका लड़का बागी होकर चुनाव लड़ रहा है, विधायक रहे रामदेव राय, है ना, सीपीआई के खिलाफ। खुद सीपीआई, सीपीएम और माले वाले कह रहे हैं दबी जबान से कि आधी तो हमें हारने वाली सीटें दे दी गई हैं। माले को लेके और आरजेडी को लेके सीवान में बहुत सहजता नहीं है, ये एक फैक्टर है। एक आखिरी सबमिशन मेरा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी वोट एक तरफा एक पॉलिटिकल विकल्प में जा रहा है? माय आंसर इज नो। तो थोड़ा बहुत स्प्लिट भी हो रहा है। संतोष जी, योर टेक। मेरा टेक यही है कि देखिए, उसी टेक की तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि अभी आप देखिए बिहार की पॉलिटिक्स को लास्ट 3-4 इलेक्शन से आप फॉलो कीजिए तो वो 10% का गैप है। आरजेडी प्लस कांग्रेस 30, 31, 32 तक जाते हैं और 40 के ऊपर सरकार बनती है। तो मेरा कांग्रेस तो बहुत पहले से आपके पास है। अब क्या ये लेफ्ट का गठबंधन आया है 29 सीटों पर, तो वो गैप आपको ब्रिज कर देगा? मेरा आंसर है नो। तो कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि कोविड के कारण वोटिंग परसेंटेज लो होता है, थोड़ा सा तेजस्वी के साथ यूथ कनेक्ट होता है, एंटी इनकम्बेंसी का निगेटिव थोड़ा सा होता है, वो गैप नैरो होता हुआ नजर आ रहा है। बट वेदर दैट विल कन्वर्ट इनटू दोज विनिंग नंबर्स, तो उसमें अभी मैं वो नहीं बताना चाहूंगा कि मैं अपनी राय देना चाहूंगा। हाँ। अभी फर्स्ट फेज का वेट करूंगा। आज का क्या ट्रैक्शन है, मोदी जी की रैली का क्या ट्रैक्शन है क्राउड में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लोग खुद बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं और सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आखिरी जो 4 दिन है उसमें अपना चुनाव खड़ा कर देता है पूरा। तो ये भी थ्योरी दी जा रही है जी। देखिए, असेंबली चुनाव में जो नीतीश कुमार को लीडरशिप की जो बात होती थी ना, जब 2010 का आप याद कीजिए, वो एक राजनीति का पीरियड था, 9 और 10। और अब क्या है कि 19 में भी तो लोकसभा होते आपको मोदी जी चाहिए, 20 में भी आपको मोदी जी चाहिए। अब वो उस नीतीश कुमार के उस इमेज में क्रैक आया है और तेजस्वी ने कहीं न कहीं अपना पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। और एक चीज आप वो मत भूलिए कि आप जब जेडीयू को लॉस हो रहा है सीट पर, उसका डायरेक्ट गेन आरजेडी को है। क्योंकि मेन वो प्रिंसिपल ओपोनेंट 77 सीट्स पर है, और 77 ही क्यों, और वीआईपी के सारे सीटों पर, मांझी जी के सारे सीटों पर आप देखिए उतना है। और बीजेपी को देखिए, बीजेपी को मात्र 50-52 सीट उनके अगेंस्ट में लड़ना पड़ रहा है। तो आप बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, लेकिन वो ये एकदम नहीं चाहेगी कि ऐसा हो जाए कि हमको 100 जो विनिंग नंबर है उससे हमको कम आ जाए और एक त्रिशंकु विधानसभा हो जाए। तो इसीलिए उस डैमेज को, उस ड्रिफ्ट को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन वो एलजेपी वाला मैसेज तो ग्राउंड में चल गया है। वो अब वो अरेस्ट होने वाला नहीं है। जितना डैमेज होना था, कोई कंट्रोल क्योंकि देखिए वो एलजेपी वाला मैसेज भी जो है वो चोट ब्रांड नीतीश पे कर रहा है। एलजेपी और तेजस्वी दोनों का हमला नीतीश कुमार पर हो रहा है। ये मैं दो चुनाव का उदाहरण देता हूं, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा है कि ये बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है। गुजरात 2017 और महाराष्ट्र 2019, ये 2 चुनाव सौरभ भाई और संतोष जी आप देखिए, गुजरात में क्या होता है, एक डोमिनेंट पार्टी है जो परसेंटेज वोट ले, बीजेपी का वोट बेस जो है गुजरात में 50 के ऊपर था। इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 20 साल में वहां बीजेपी की सरकार थी। लेकिन क्योंकि गैप बहुत बड़ा था,
बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के, बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी निकल आई आखिर में। 100 सीटें से थोड़ा कम रह गई पहली बार, लेकिन बीजेपी आगे निकल आई क्योंकि गैप बहुत बड़ा था। एक तरह से यही तो बिहार में भी स्थिति है। अगर आप नीतीश कुमार प्लस बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस प्लस आरजेडी देखें तो 10 से 12% का तो गैप है। उस गैप को एक तरह से सीटों में तब्दील करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम 6, 7, 8% का स्विंग चाहिए, यूनिफॉर्म स्विंग, वो भी जो नहीं होता इतनी आसानी से एक राज्य इलेक्शन में। अगर वेव है तो हो सकता है, लेकिन अगर आप और संतोष जी कह रहे हैं कांटे की टक्कर है जिसमें एलजेपी भी है, कोई और छोटा दल आ जाता है, कोई इंडिपेंडेंट, तो वो कठिन होता है। तो एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी ये देखा गया कि मोदी जी की लोकप्रियता वैसे की वैसी थी, लेकिन क्योंकि स्टेट फैक्टर्स थे, बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ, शिवसेना को ज्यादा हुआ। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि त्रिशंकु विधानसभा थी जिसमें फिर पोस्ट पोल में एक सुपर ओवर हो गया। आजकल आईपीएल में बड़ा सुपर ओवर की बड़ी चर्चा होती है, तो मैंने जो आर्टिकल आज लिखा है, क्या बिहार में भी सुपर ओवर हो सकता है? ये एक स्थिति आ जाती है कि क्योंकि त्रिशंकु है, जो भी हो बिहार में त्रिशंकु है, नो पार्टी कैन गेट टू दैट मैजिक पार्ट ऑन इट्स ओन ऑफ 122, 122 तक तो कोई पार्टी नहीं पहुंच सकती। तो जो भी है, अगर कल बीजेपी को 80 मिल जाए, जो बहुत बड़ा होगा, 80 आउट ऑफ 111, एक स्ट्राइक रेट देखिए बहुत बड़ा होगा। अगर उसके बाद जेडीयू को 40-45 मिल जाते हैं, 125 हो जाते हैं, पर उस स्थिति में असेंबली में कुछ ऑप्शंस पोस्ट पोल निकल आते हैं। सो इट इज नॉट ऑल्सो इन बीजेपी इंटरेस्ट की गैप बहुत ज्यादा बने, क्योंकि उसमें फिर एक सिस्टम में आपके सरकार में एक वीकनेस आ जाती है। और आप जानिए, नीतीश कुमार हैज नॉट बीन यूज्ड टू बिकमिंग अ वीक चीफ मिनिस्टर। अभी तक जो है नीतीश कुमार का हमेशा एक तरह से उनका एक दबदबा रहा है अपनी सरकार। राजदीप जी, स्ट्रांग हो या वीक हो, वो सीएम बने रहे, फिलहाल वही बहुत है। नहीं, लेकिन हर व्यक्ति की एक पर्सनालिटी होती है ना। नीतीश जी की पर्सनालिटी मुश्किल है। नहीं, नीतीश जी की आप रैलियां देखिए, नीतीश जी पर चर्चा सुनिए। नीतीश जी भी अब मोदी जी के भरोसे हैं, मोदी जी और भाजपा के काडर के भरोसे हैं। नहीं, बट यही तो बड़ी बात है ना, कि वही नीतीश कुमार जो 6 साल पहले आप मोदी जी के चैलेंजर की तरह देख रहे थे देश भर में, आज वो मोदी जी पर डिपेंडेंट है। अब वो कब तक रहेंगे? आप कह रहे हैं कि उनको एक तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। आज की तारीख में वो तैयार है, क्योंकि चुनाव जीतना है। कल क्या हो, जिंदगी में कल क्या हो, खास करके बिहार जैसे राज्य में, बिहार के राजनीतिक जीवन में कल क्या हो? Why should he remain dependent on Modi ji all his life? Why should he stay politically relevant all his life? बिहार में ये सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त। Very good question, very good question। और यही तो नीतीश जी की एक तरह से what should I say, उनकी प्रेडिकमेंट है, दुर्दशा है, जिस तरह से उनको एक तरह से किनारे पर कर दिया गया। फेस है, लेकिन मोदी जी इज द बिग बॉस। जेडीयू में अंदर खाने ये चर्चा हो रही है कि अब ये कब जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, थोड़ा और रास्ता तो बने। सर, एक छोटी सी पॉइंट, आप और संतोष जी मुझे और ज्ञान दे सकते हैं। जेडीयू जो पार्टी है, देखिए, इट केम इन अ वे आउट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। आप कह सकते हैं एक जमाने में ये सब जेपी के साथ जुड़े हुए थे, फिर जब नीतीश जी जॉर्ज से जुड़े तब सोशलिस्ट पार्टी की एक तरह से विलय हुई और समता पार्टी बनी। आज जो जेडीयू है, इज इट लिंक टू सोशलिज्म, इज इट लिंक टू जेपी मूवमेंट, और क्या ये केवल एक व्यक्ति को सत्ता में रखने के लिए है? क्या ये राजदीप जी, सुनिए सर, मेरी एक बात सुनिए जी। अभी तक रीजनल पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि फैमिली बेस्ड है। जेडीयू इज नॉट अ फैमिली बेस्ड पार्टी, बट इट इज इंडिविजुअल बेस्ड। मेरा ये आपसे पूछना है कि नीतीश के बाद कौन, या अगर नीतीश इतना कमजोर बने तो जेडीयू का भविष्य क्या वही जेडीयू बीजेपी में विलय हो जाएगी? 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये पूरा जो ब्लॉक बना, ये जनता दल के अंदर एक जो डोमिनेंट प्रेजेंट कास्ट हो गया, कि यादव कास्ट हो गया और लालू प्रसाद उनके नेता हो गए। 92-93 के बाद जब उन्होंने कास्ट आइडेंटिटी को असर्ट करना और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये सामाजिक न्याय नहीं, यादववाद शुरू हो गया जी, तो उसकी रिएक्शन में वो फ्रैक्शन निकला, जो जनता दल जॉर्ज बना और फिर समता पार्टी बनी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है सर कि नीतीश कुमार कभी भी संगठन के व्यक्ति नहीं रहे हैं।
कि नीतीश कुमार ने गांव गांव बूथ बूथ जिला जिला जाके संगठन खड़ा किया। नीतीश कुमार एक पटना की पॉलिटिक्स, एक तत्सम शब्दावली की पॉलिटिक्स, शिष्ट भाषा की पॉलिटिक्स, दिल्ली की पॉलिटिक्स, कभी कभी उचाट हो जाने वाली पॉलिटिक्स, एक अपना विदेह वाली छवि रखने वाले कि नहीं नहीं हम तो जिसको मोदी जी और परिष्कृत ढंग से झोला उठा के चल देंगे कहते हैं, वो रहा है। तो नीतीश कुमार जब आए भी तो सत्ता में ही रहे लगातार। नीतीश कुमार ने कभी जेडीयू बनाने पे तो ध्यान दिया नहीं। एक बात चली थी कि प्रशांत किशोर आए हैं, अब पंचायत के लेवल पे, बूथ के लेवल पे युवा को जोड़ा जाएगा, तो जो जेडीयू के पुराने अलंबरदार हैं उन्हीं ने उनको हुड्डे लाइन कर दिया, पंजाब की भाषा में कहें तो। संतोष जी एकदम सही बोल रहे हैं। अब जेडीयू में सेकंड लाइन तैयार ही नहीं किया। वो दोनों तो पासवान जी और लालू जी तो क्लियर थे कि हमको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, बेटों को आगे करके अपनी पार्टी उन्होंने बना ली। उनकी पार्टी जीवित भी रहेगी उस कारण से। इनकी पार्टी में वेटरन लीडर्स हैं, आप जो इशारा कर रहे थे, आरसीपी सिंह हैं, ललन सिंह हैं, सारे नेता हैं, विजेंद्र प्रसाद हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, अब अशोक चौधरी भी आ गए हैं। ये नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सारे वो सेकंड जनरेशन का नहीं है। इसमें है कि मेरे बाद क्या, मेरे बाद कुछ नहीं। उसके बाद इनकी पार्टी अगर आज नीतीश कुमार सीन से हट जाते हैं तो जेडीयू तो विलय होगा। हाँ, यही तो है। विलय। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये आखिरी चुनाव है, कई लिहाज से, कई चीजों के हिसाब से ये आखिरी चुनाव है। नहीं, यही बात आप देखिए उड़ीसा में कही जाती है, आफ्टर नवीन पटनायक कौन, और जो वहां का कार्यकर्ता हो या वहां के जो नेतृत्व है वो कहाँ जाएंगे। आज की तारीख में बीजेपी वहां की नंबर 1 पार्टी है। अगर इस चुनाव में बिहार में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है तो कल जेडीयू का जो कार्यकर्ता है या जेडीयू के ये जो सेकंड रंग नेता है वो सब कल शायद बीजेपी में चले जाए। यही तो है ना, ये बीजेपी कहा गया कि आधे जेडीयू के बीजेपी में चले जाएंगे, आधे आरजेडी में चले जाएंगे। नहीं, बट बीजेपी इज प्लेइंग फॉर द लॉन्ग गेम इन बिहार। बीजेपी केवल 2020 का चुनाव नहीं देख रही है, बीजेपी देख रही है 2025 में भी क्या हो। एंड दे आर डन, मतलब उनको वो जूनियर पार्टनर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, उनको जूनियर पार्टनर नहीं बनना है कहीं भी। बिल्कुल, नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग जूनियर पार्टनर एनीमोर। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं देख रहा था आंकड़े, और संतोष जी ज्यादा जानते होंगे, 2005 फरवरी में बीजेपी को 10.9% वोट मिला था, ओनली 10.9। बाय 2015 बीजेपी का वोट 25% तक पहुंच गया था। एंड एज यू सी जनरल इलेक्शन में बीजेपी का वोट अब 35-40% भी जा रहा है। तो बीजेपी इज द रियल स्टोरी ऑफ बिहार ऑफ लास्ट 15 ईयर्स। हमने सब फोकस लालू नीतीश पर किया है, हाँ, और हाँ उनकी गणित बनती है, अगर वो दो साथ में आते हैं तो एक कास्ट अरिथमेटिक उनकी है, लेकिन रियल स्टोरी ऑफ बिहार ऑफ लास्ट 15 इयर्स इज राइज ऑफ बीजेपी। और ये 2020 इलेक्शन मुझे लगता है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है, एकमेव हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टेट which has not had a BJP chief minister or a party in power, they have only been secondary role। पहली बार वो एक शायद आपको दो चीजें बता देता हूँ, दो चीजें एक एक पंक्ति में। आरजेडी के एक रणनीतिकार बोले कि अगर ये मैजिक फिगर के पीछे रहते हैं जो एनडीए अपने मौजूदा स्वरूप में है, तो कोई भी कैसा भी हो सब लोग जुटेंगे और सरकार तो विपक्ष की बनेगी। और उनका ये कहना था कि हम एक बार सत्ता में आ जाए ना, नाम के आगे मुख्यमंत्री लग जाए, तो एक सेंस ऑफ बिलीफ होता है ना कि हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं, जो हमने गंवा दिया था। हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं साहब अब तो नहीं मिलेगा, मिलेगा अभी तो बाटापूरी में मिलेगा, वो इस पे खेल रहे हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि नतीजे कुछ भी हो, भविष्य हमारा है, हमें प्रतिपक्ष में भी कुछ दिन बैठना पड़े, हमें खंडित जनादेश भी लेना पड़े, लेकिन और जो विपक्ष के भी कई नेता हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि भाई इनको झटका लगे, लेकिन वो डिमोलिश हो, मलबा समतल हो, उस पर कुछ बन ना जाए, क्योंकि बहुत लोग 2024-25 की बुकिंग कराए बैठे हैं प्लॉट पे। संतोष जी, सौरभ जी, दुष्यंत चौटाला की कोई संभावना है बिहार पॉलिटिक्स में? मैं आपसे पूछता हूँ। सर अभी तो उसकी संभावनाएं क्षीण है, क्योंकि तब तो मैं एक चीज कहूंगा, जनता जनादेश स्पष्ट देगी। मैं बहुत खंडित के
मुझे नहीं लगता खंडित जो आएगा। मार्जिन जो हो, आप ये कह रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी प्लस 10-15 हो सकता है, हाँ, लेकिन वो क्लियर मेजॉरिटी देगी। एज और ऑफ नाउ, मुझको एज ऑफ नाउ अभी मैंने एज आधा, ऑफ नाउ और हाँ अभी 1/3 बिहार घूमा है। अभी मैं हाँ और अगले दो एपिसोड में और बात होगी। मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की रेस में, जैसा हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, कि ऑफकोर्स आरजेडी बीजेपी है। और ये मत भूलिए कि आरजेडी 144 सीट्स पर लड़ रही है। दैट इज क्वाइट ए मच बिगर नंबर देन दीज टू गाइज। यस, और इनका जो वीक लिंक है ग्रैंड अलायंस का, वो कांग्रेस है। कांग्रेस का जो बिल्कुल। 70 सीट्स है, वो 15 पार नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। वो सर उनका ये वीक मुझे लिंक रहेगा। बताइए संतोष जी, ये बताइए जी। कितने ऐसे सीट हैं जहां MY कॉम्बिनेशन जो है उनके बदौलत आरजेडी को वो सीट जीतनी ही जीतनी है? ऐसे हैं 40-50 सीटें होगी, 40 के आसपास होगी। 40 यानी 40 से आरजेडी शुरू कर रहा है। हाँ, नहीं ये देखिए, शुरू कर रहा वाली बात तो इसलिए नहीं क्योंकि इसी MY समीकरण में 22 पे भी पहुंचे हैं वो 2010 में। हाँ, नहीं मैं कन्वर्टिबिलिटी पे आता हूँ ना। MY प्लस समथिंग आप बात कर रहे थे बीच में EBC फैक्टर की। EBC फैक्टर जो है ना 25% है तकरीबन। उसको हम लोग यहाँ देहाती भाषा में पचपनिया में बोलते हैं, क्योंकि हर जगह देखिएगा 5 घर एक डोमिनेंट विलेज में है। तो उनका वोटिंग पैटर्न बेसिकली गांव का जो वोटिंग पैटर्न है वो डिसाइड ट्रेडिशनली करता रहा है। प्री एम्पावरमेंट, पोस्ट एम्पावरमेंट का उन्होंने अपना आइडेंटिटी असर्ट किया। उनका कोई इंडिविजुअल लीडर नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर वो EBC लीडर नहीं थे, वो लीडर थे, एक्सेप्टेबल मास लीडर थे। तो EBC के कोई बिहार में नेता नहीं हुए। OBC के लालू जी हुए, उस समय EBC के भी रहे, लेकिन बाद में वो यादव के नेता हो गए। तो वो जो वोट होता है ना EBC का, वो अप फॉर ग्रैब्स है। वो सारे कॉम्बिनेशन आप इसीलिए देखिए कि 24 कैंडिडेट्स जेडीयू के लड़ रहे हैं और वही 24-25 आरजेडी के लड़ रहे हैं। और इन्होंने तो VIP को, विकासशील इंसान पार्टी को, मल्ला लीडर को बीजेपी ने बनाया। तो सबकी नजर में है कि हाँ EBC वोट जो है उसको कंसोलिडेट करो, अदरवाइज तो प्रेडिक्टेबल लाइंस पर है सबका। बिल्कुल, और कंसोलिडेट करो। और वहां पे आधा और 1% वाला भी जो समूह है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। चलिए, काफी समय हो गया। बीजेपी ने यही रणनीति यूपी में भी की है आपके राज्य में सौरभ जी, की नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट को, छोटे भी जितने हो, फिर वो राजभर हो, मौर्य हो, सबको किस तरह से एकजुट करके हमारे छत्र छाया में रखा जाए, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। हम बीजेपी को वो पुरानी नजरिए से ना देखें। ये बीजेपी बस एक करेक्शन है मेरा राजदीप जी, कि सर एक करेक्शन है बस, कि अब मेरा राज्य सिर्फ यूपी नहीं, अब मेरा राज्य यूपी और बिहार है। अच्छा चलिए, नहीं वो तो है, पर मैं मेरा आपसे ये कहना था कि ये हम जो सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की है, ये केवल क्योंकि केवल अगर हम उसे मोदी फैक्टर या हिंदुत्व से देखें तो गलती करते हैं। ये 10%, 25% तक क्यों आ गया, ये 25 से 35 क्यों पहुंच रहा है? उसकी वजह है सोशल इंजीनियरिंग जो जमीन पर की गई है। ये जो बिग चेंज यूपी या बिहार में आया है पिछले 15 सालों में, दैट इज द स्टोरी। और हमें मुझे लगता है ये इसीलिए स्टोरी कोई सेकुलरिज्म, राजदीप, इसीलिए कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा है, रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं ऐड करूंगा आपकी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एब्सोल्युटली। और इसीलिए ये चुनाव कुछ अलग सा है एक तरह से। मैं एक आखिरी थ्योरी देना चाहता हूं। जी जी, दिस इज कॉल्ड 4C थ्योरी, 4C, जिनके बेस पे ये पार्टियां और खासतौर पे जो बीजेपी है, रूलिंग पार्टी देश की, वो अपनी थ्योरी बना रही है। फर्स्ट C इज कास्ट, जाति के बहुत सारे जो उपसमूह हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया नेता नगरी में किस तरह से उन सभी जातियों के सम्मेलन हुए, उनकी स्पेसिफिक डिमांड, उनकी मांग, ये। सेकेंड इज कास्ट, वोट कास्ट कराना, बूथ लेवल पे वो मार्किंग करना कि ये D कैटेगरी का बूथ है, यहाँ हमें इतना मिला, यहाँ पे ज्यादा। कल मैं यहाँ पे नेता से, बिहार के बड़े नेता से बात कर रहा था, वो अपनी हार की चर्चा कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि देखिए, जहाँ पे हमको 90% वोट मिलना था, वहां पे वोटिंग परसेंटेज रहा 50 से 55, और जहां बीजेपी का बूथ था 90% मिलना था, वहां वोटिंग परसेंट था 75 से 80। तो ये जो रणनीति है ना, कि जहां अपना वहां झोर के गिरवाओ, तो वोट कास्ट करवाना, दूसरी चीज। तीसरी चीज करेंसी। अब इस करेंसी की दो व्याख्या है। एक, जो ये बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं कि देखिए हमने नोट यहाँ खर्च किया, हमने नोट वहां खर्च किया, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ये मिला। और करेंसी में ही दूसरा आता है कि हम जोरदारी से चुनाव लड़ते हैं, संसाधनों की, करेंसी की कमी नहीं आने दी जाएगी। सो दिस इज माय थर्ड C। एंड फोर्थ C इज करिश्मा, जो नेता का है।
कि नारा है, बूथ है, सब कुछ संसाधन है, क्या वो एक नेता है जिसके नाम पर, जिसके वादों पर, इरादों पर जनता एतबार करे? दिस इज माय 4C थ्योरी। अब मैं भी सीख गया हूँ आप लोगों की कंपनी में ये थ्योरीज देना। फिर से Very कहिए, good, very good. फिर से कहिए। कास्ट वोट, कास्ट करेंसी वोट, और करेंसी एंड करिश्मा। करिश्मा। मुझे याद हो गया। कास्ट वोट, एक तो कास्ट जाति वाला, दूसरा वोट कास्ट कितना गिर रहा है, पोलिंग परसेंटेज, बूथ रणनीति, तीसरा करेंसी संसाधन, और कैसे लोगों को डायरेक्ट कितना फायदा मिला या स्कीम दिख रही उन्हें अपने घर में। अच्छा, पांचवा फैक्टर है, मैं 5 सीट देता हूं तुम आपको, कांग्रेस। जो संतोष जी ने कहा, और वही देखिए मैं और एक चुनाव आपको बताता हूं। तमिलनाडु में कई डीएमके नेताओं ने मुझे 2016 में कहा हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी, और यही अगर ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है जिसकी कुछ लोगों को उम्मीद है, तो कांग्रेस कितना एक तरह से अपने अलायंस को आगे बढ़ा पाती है, ये बड़ा सवाल है। 70 क्या ज्यादा सीटें दी, ये सवाल बार बार उठेगा। नहीं राजदीप जी, उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो मैंने कांग्रेस क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस फैक्टर नहीं है। बिहार कांग्रेस के नेता जिसको इसीलिए तो मैंने कहा ठेठ बुंदेली सीटें आप दे दी ना, बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। ठेठ बुंदेली लहजे में कहें तो मैं कहते हैं आए सोते से आए चले आए, मतलब चुनाव बिल्कुल तन गया है, तब आए, एक दो जगह रैली कर दी, है ना। तो एक चीज तो वो है। दूसरा, भाजपा के भी एक बड़े नेता ने कहा कि देखिए कई सीटें होती है जो हमें पता होता है कि हारेंगे, तो हारी हुई सीटें कोई एक दल पूरी नहीं लेना चाहता है। अच्छी सीटें बंटती हैं तो बुरी सीटें भी अब बराबर बंटने लगी हैं, और यही बात कांग्रेस और उसमें भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि खराब सीटें हमारी तरफ ज्यादा सरका दी गई, ज्यादा आई है। चलिए इस बातचीत को फिर जारी रखेंगे, क्योंकि जो बाद के बाद वाला नेता नगरी होगा वो 3rd राउंड की पोलिंग के ठीक एक दिन पहले होगा, 6 तारीख को। बिल्कुल। और 7 तारीख को जब बिहार अपने जनादेश पर आखिरी ठप्पा लगा रहा होगा, तब वो नेता नगरी भी देख रहे होंगे। संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।